तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है हेज ब्रिज। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे बात करें हेज ब्रिज के बारे में। तो यहाँ पे आप हेज ब्रिज के आर्म्स देख सकते हैं, जहाँ पे अगर हम अपने पिछले ब्रिज के साथ अगर कंपेयर करें मैक्सवेल्स इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज से, तो इस अगर हम अपने हेज ब्रिज को अगर मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज से अगर कंपेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो जो फर्स्ट आर्म है वो कॉमन है सब में। वहां पे अननोन क्वांटिटी आप R1 11 पुट करते हो। जो आपका अगर देखा जाए तो R3 एंड R2 भी आपके मैक्सवेल्स इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज से मैच कर रहा है, यानी सेम है। डिफरेंस आपके मैक्सवेल्स इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज और हेज ब्रिज में बस इतने का है कि उसके फोर्थ आर्म में आपका एक वेरिएबल कैपेसिटर और रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड था। यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है। बस इतने का ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें जो है वो कॉमन है। ठीक है, बट इसी चेंज के कारण ये जो ब्रिज है वो हाई इंडक्टेंस यानी कि हाई क्यू क्वालिटी के जो कॉइल्स है उसको मेजर कर सकता है। जो कॉइल्स जिसका क्वालिटी फैक्टर 10 से कम है उसे ये मेजर नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये आपके हाई क्यू कॉइल्स को मेजर करता है, यानी कि उसके इंडक्टेंस वैल्यू को मेजर करता है जो कि हाई इंडक्टेंस में आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे करना है कि अगर आपका ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस करने का मतलब जो डिटेक्टर है उससे करंट जीरो पास हो रहा है। अगर डिटेक्टर से करंट जीरो पास हो रहा है, ब्रिज बैलेंस्ड है, तो उस टाइम पे जो आपका क्रॉस आर्म प्रोडक्ट ऑफ इंपोडेंसेस होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो क्रॉस आर्म प्रोडक्ट ऑफ इंपोडेंस है, तो अगर देखिए R1 और L1 का सीरीज कॉम्बिनेशन आपका Z1 बन रहा है, R2 इकलौता Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z3 R3 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और R4 और C4 जो एक वेरिएबल आपका कैपेसिटर और जो रजिस्टर है उसके सीरीज कॉम्बिनेशन से Z4 बन रहा है। ठीक है, तो इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका Z1 इंटू Z4 है that will be equal to Z2 into Z3। और Z1 अगर हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें, तो चूंकि ये R1 और L1 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हम Z1 को लिख सकते हैं R1 प्लस J ओमेगा L1। जो Z4 है उसके लिए हम लिख सकते हैं R4 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C4 इज इक्वल टू Z2 होगा आपका R2 और Z3 होगा R3। अब अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा करते हैं, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो R1 R4 से मल्टीप्लाई होने के बाद होगा R1 R4, R1 J ओमेगा C4 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे लिख सकते हैं R1 अपॉन J ओमेगा C4। J ओमेगा L1 को R4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे J ओमेगा R4 L1, और J ओमेगा L1 को 1 अपॉन J ओमेगा C4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा L1 अपॉन C4 दैट इज इक्वल टू R2 R3। ठीक है, तो अब यहां पे फिर से हमें रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करना है, तो लिख सकते हैं इक्वेटिंग रियल एंड imaginary terms we get। अगर रियल टर्म देखें तो लेफ्ट साइड में रियल टर्म है R1 इंटू R4 प्लस L1 अपॉन C4, तो लेफ्ट टर्म साइड लिखे तो R1 R4 प्लस L1 C4 दैट इज इक्वल टू राइट साइड में है R2 R3। ठीक है, तो अब अगर हमें L1 का वैल्यू निकालना है तो हम यहां पे सिंपली क्या ले सकते हैं, L1 इज इक्वल टू R2 R3 लिख सकते हैं, R2 R3 R1 R4 को दूसरे साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस
R1 R4 और C4 को अगर दूसरी साइड भेजेंगे तो इधर डिवाइड में है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये L1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब जब दूसरा इक्वेशन देखते हैं तो दूसरा इक्वेशन जब इमेजिनरी टर्म को आप इक्वेट करोगे तो इमेजिनरी टर्म आपका आ रहा है j ओमेगा R4 L1 प्लस R1 j ओमेगा C4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पे देखें, क्योंकि राइट साइड में आपका जो इमेजिनरी टर्म है वो 0 था, यानी कि उसका कोई टर्म ही नहीं था, इसलिए आपने उसको 0 पुट किया है। अब अगर देखो तो इसी में अगर हमने j कॉमन लिया तो आप क्या लिख सकते हैं, j कॉमन लेने के बाद ये जो बचेगा वो हो जाएगा ओमेगा R4 L1 माइनस R1 अपॉन ओमेगा C4 इज इक्वल टू 0। तो अब j को दूसरी साइड भेजेंगे इक्वलिटी के, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो j को अगर इक्वलिटी की दूसरी साइड भेजते हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो हम इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं कि ओमेगा R4 L1 इज इक्वल टू R1 अपॉन ओमेगा C4। ठीक है, तो यहां से R1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। R1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R4 C4 L1। तो अब एक इक्वेशन हमारे पास ये मिल रहा है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमें L1 का क्या मिल रहा था, R2 R3 माइनस R1 R4 और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था आपका C4। ठीक है, तो अब या तो L1 वाले इक्वेशन में R1 का वैल्यू पुट कर दो या R1 वाले इक्वेशन में L1 का वैल्यू पुट कर दो, तो वहां से एक वैल्यू पता चल जाएगा। तो अगर R1 वाले में अगर हमने L1 का वैल्यू पुट किया तो हम सिंपली यहां से क्या लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R4 C4 L1, और L1 के जगह पे हमें वैल्यू पुट करना है, तो लिख सकते हैं इंटू R2 R3 माइनस R1 R4 इंटू C4। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो भी ऊपर का जो एक्सप्रेशन आया है उसमें लेफ्ट साइड में आपके रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म दोनों ही हैं, बट राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ आपका रियल टर्म है, इमेजिनरी टर्म आपका 0 कहलाएगा। तो अगर आपने रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म दोनों को इक्वेट किया दोनों साइड में, तो हम क्या कर सकते हैं, रियल टर्म को जब हम इक्वेट करेंगे तो रियल टर्म हमारे पास लेफ्ट साइड में है R1 R4 प्लस L1 C4 इज इक्वल टू R2 R3। ठीक है, अब यहां से अगर हमें वैल्यू निकालना है R1 का, तो हम यहाँ पे R1 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, R1 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले L1 अपॉन C4 को इक्वलिटी की दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा R2 R3 माइनस L1 अपॉन C4, और R4 को अगर दूसरी साइड भेजें तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R4। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इमेजिनरी क्वांटिटी की। तो इमेजिनरी क्वांटिटी हमारे पास क्या था, ये सबसे पहले हमारे पास मिल गया R1 का एक्सप्रेशन। ठीक है, और जो इमेजिनरी टर्म को अगर हम इक्वेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेजिनरी टर्म है वो है R1 अपॉन j ओमेगा C4 प्लस j ओमेगा R4 L1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो आपका एक्सप्रेशन है वो आपका 0 है इमेजिनरी टर्म का। ठीक है ना, तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, अगर j टर्म को हम कॉमन करते हैं तो j टर्म को कॉमन करने से हमारे पास आ जाएगा j ओमेगा R4 L1 माइनस ऑफ R1 अपॉन ओमेगा C4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे
यहां से हम L1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो L1 का वैल्यू अगर हम निकालने जाएं, तो अगर हम यहाँ पे L1 का वैल्यू निकालने जाए, पहले जे टर्म को हम दूसरी साइड पे, तो ये 0 हो जाएगा। सिंपली हम इसे इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, ओमेगा R4 L1 इज इक्वल टू R1 अपॉन ओमेगा C4। ठीक है। अब यहां से अगर L1 का वैल्यू निकालें, तो L1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली लिख सकते हैं R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर R4 C4। ठीक है। तो अब हमारे पास जो R1 और L1 है, दोनों का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब ये जो R1 और L1 का एक्सप्रेशन आया है, अगर देखो तो L1 के एक्सप्रेशन में आपका R1 का क्वांटिटी इंक्लूड हो रहा है, और R1 के एक्सप्रेशन में L1 का क्वांटिटी इंक्लूड हो रहा है। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो वो एक्सप्रेशन क्या होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, R1 और L1 का वैल्यू हमें यहाँ पे अभी हमने डिराइव किया अपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके। अब इन दोनों में अगर देखा जाए, तो दोनों में अगर R1 के एक्सप्रेशन में देखो तो L1 इंक्लूडेड है, L1 के एक्सप्रेशन में देखो तो R1 इंक्लूडेड है। यानी कि इन दोनों इक्वेशन में या तो R1 के इक्वेशन में L1 का वैल्यू पुट करते हैं, या फिर L1 के इक्वेशन में R1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो उससे हमें आसानी से हमारा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो सपोज R1 के जो इक्वेशन है उसमें अगर हमने L1 का वैल्यू पुट कर दिया, तो सिंपली हम R1 को कैसे लिख सकते हैं, तो R1 इज इक्वल टू R2 R3 माइनस L1 का वैल्यू। तो L1 का वैल्यू क्या है, R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर R4 C4 डिवाइडेड बाई C4 डिवाइडेड बाई R4, है ना। तो सिंपली हमने क्या किया, जो R1 के एक्सप्रेशन में L1 का वैल्यू था, उसको हमने सेकेंड इक्वेशन से पुट कर दिया। ठीक, सेकेंड इक्वेशन से हमने उसे पुट कर दिया। अब जो आएगा हमें R1 का वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि अब जो एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ आपके R1 का ही, R1 का, R2 का, R3 का, C4 का एक्सप्रेशन आ रहा है, L1 का एक्सप्रेशन इसमें नहीं है। तो आसानी से यहाँ से R1 का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं R2 R3 माइनस R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर R4 C4 स्क्वायर अपॉन R4। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर माइनस R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4। ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर माइनस R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर। जब इक्वलिटी के दूसरे साइड भेजते हैं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना R1, ये टर्म इक्वलिटी के लेफ्ट साइड जाएगा तो यहां माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, यानी प्लस R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम लिख क्या सकते हैं, R1 इंटू ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर प्लस R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर
R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर। और अगर देखें तो ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर दोनों साइड कॉमन है, तो इन दोनों को हम कैंसल आउट करें तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन जो बचेगा, तो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है उसमें दोनों में ही R1 कॉमन है। अगर R1 को अगर वहां पे हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर। तो यहां से R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? R1 का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर। और ये जो मिलेगा ये हमें R1 का एक्सप्रेशन मिलेगा। ने अपने अननोन का जो एक्सप्रेशन है वो R1 हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें R1 का वैल्यू पता चल गया तो आसानी से हम L1 का वैल्यू पता कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या होगा। वो था R1 अपॉन ओमेगा R4 C4, ओमेगा स्क्वायर R4 C4। ठीक है, और अभी जो हमने R1 का वैल्यू निकाला वो आया ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4। ठीक है, तो अब इसमें हमें L1 का वैल्यू पुट कर, तो सॉरी L1 का वैल्यू हमें निकालना है। तो L1 का वैल्यू निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा कि L1 इज इक्वल टू R1, और R1 का जो वैल्यू आया है वो हमें सिंपली लिखना पड़ेगा कि ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर R4 C4। दैट इज इक्वल टू हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर इनटू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर R4 C4। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, R4 के साथ कैंसिल होगा, C4 से कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली जो हमें L1 का एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा L1 इज इक्वल टू R2 R3 C4 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर। ये हमें अननोन क्वांटिटी L1 का एक्सप्रेशन, तो यहां पे हमें R1 और L1 का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा हेज ब्रिज था। ठीक है, इस हेज ब्रिज में देखा जाए तो जो सेकेंड आर्म और थर्ड आर्म है जिसमें R2 और R3 कनेक्टेड है, इसमें चूंकि कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है तो इसका क्वालिटी फैक्टर नहीं होगा। जब आप सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं, सर्किट थ्योरी में आप पढ़ते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है कि आप रेजोनेंस डिस्कस करते हो आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट और पैरेलल आरएलसी सर्किट, और उसके लिए आप उसके रेजोनेंस कंडीशन निकालते हो, किस कंडीशन में रेजोनेंस होता है। साथ ही साथ आप वहां पे लिखते हैं कि जो आपका आरएलसी सर्किट सीरीज सर्किट होगा या पैरेलल सर्किट होगा उसमें क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सिंपली क्या है कि आपका क्वालिटी फैक्टर आप उस कॉइल का निकाल सकते हैं जहां पे कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा। तो अगर यहाँ पे हेव ब्रिज की बात करें तो हेव ब्रिज में जो आपका फर्स्ट जो आर्म है और जो फोर्थ आर्म है, ये चूंकि दोनों जो है ये दोनों आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट रखता है, और इसमें जो आपका फर्स्ट आर्म में R1 और L1 सीरीज कॉम्बिनेशन में है
और फोर्थ आर में आपका R4 और C4 आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो जब आप डिस्कस करते हैं अपने सीरीज आरएलसी सर्किट में, तो सीरीज आरएलसी सर्किट में जब आप क्वालिटी फैक्टर लिखते हो तो क्वालिटी फैक्टर आप लिखते हैं Q इज इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R, ठीक है, या फिर 1 अपॉन ओमेगा RC, ठीक है। तो ये जो हम लिखते हैं जनरली क्वालिटी फैक्टर अपने सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए, तो वहां यहां पे भी देखा जाए तो जो आपके आर एल या सी आर है ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अगर इन दोनों आर्म के लिए हम क्वालिटी फैक्टर लिखें या फिर सिंपली हम बोले हेज ब्रिज के लिए अगर क्वालिटी फैक्टर लिखते हैं तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी सर्किट के क्वालिटी फैक्टर को ये फॉलो करेगा, है ना। तो इस आरएलसी सर्किट में अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो सर्किट है वो आपका आरएलसी सर्किट है, तो इस आरएलसी सर्किट में अगर हमें क्वालिटी फैक्टर लिखना हुआ तो हम कैसे लिख सकते हैं,